हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस स्टैटिक जीके की सीरीज के थर्ड पार्ट के अंदर। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ने हमने अपना ये सेशन शुरू किया था। पार्ट नंबर 3 होगा और आखिरी भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स से, जो कि हमारे एग्जाम में रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी स्टैटिक जीके के आज इस फर्स्ट पार्ट, जो कि था डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस, इसको ख़त्म करेंगे। प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है, स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट का नाम है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। तो चलिए फिर 60 क्वेश्चन हमने कर लिए थे अब तक अपने डिस्कवरी एंड इन्वेंशन से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ रॉबिन शर्मा और अनअकैडमी पर मैं आपको एसएससी की कैटेगरी के अंदर कंप्लीट जीएस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कराता हूँ। तो आप ज़रूर मुझे वहाँ पर फॉलो करके अपने कंटेंट को मेरी प्रोफाइल से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनली कमेंट करना है या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी को अगर कोई भी डाउट आता है। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम का लिंक भी देखो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस अनअकैडमी पर और बाकी जगहों पर होते रहते हैं, जिनकी लिंक्स या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप एसएससी या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी को पूरा कराने के लिए मेरे प्लेटफॉर्म पर ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। इन ई बुक्स के भी लिंक्स आपको आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से अपने वो लिंक्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। 60 क्वेश्चन तब तक हमने पूरे कर लिए थे। 61st क्वेश्चन अब हम इस सेशन से अपना करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डिड एडवर्ड जेनर पायनर्ड, यानी कि एडवर्ड जेनर ने क्या अग्रणी किया, यानी कि इनके द्वारा किस चीज की शुरुआत करी गई। हमने पिछली क्लास के अंदर भी अपना आखिरी सवाल इन्हीं से संबंधित डिस्कस किया था। इन्हें जाना जाता है वैक्सीनेशन, जिसको हम कहते हैं टीकाकरण। नाम याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर, ही इज एसोसिएटेड एज द पायनरशिप ऑफ द वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण की शुरुआत करने के लिए मिस्टर एडवर्ड जेनर का नाम यूज किया जाता है। बहुत कॉमन सा सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। तो एडवर्ड जेनर इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी, जो कि वेस्ट के अंदर आपके 1796 के अंदर शुरुआत होती है। और मुझे इतना पता है कि वैक्सीनेशन एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐसी साइंस का पार्ट होता है, जो कि किसी भी बीमारी को बॉडी के अंदर काउंटर करने के लिए, यानी कि उसके इम्यूनाइजेशन से संबंधित हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे वैक्सीनेशन को यूज करा जाता है। तो स्मॉल पॉक्स वो पहली चीज़ थी जिसके वैक्सीनेशन को लेकर इन्होंने शुरुआत करी थी। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज़ डेवलप्ड इन 1798 और यहीं से मिस्टर एडवर्ड जेनर को फिर जाने लगा और इस प्रक्रिया को, इस टेक्नोलॉजी को और इस तरीके के आपके तरीके को अपनाया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एडवर्ड जेनर डेवलप्ड वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अभी देखो मैंने पीछे भी आपसे डिस्कस किया था, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीका विकसित किया था। अभी मैंने पीछे भी बताया, आसान सवाल है। स्मॉल पॉक्स को लेकर एडवर्ड जेनर ने 1798 के अंदर पहली बार इस टीकाकरण को शुरू किया था। चेचक इसको हम बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स, आपको यहाँ पर नाम याद रखना है और इनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा, एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी गई एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 के अंदर। वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन जिसे डेवलप करा गया था। ही ऑब्जर्व दैट द मिल्कमेड्स, जो कि आपका दूध वगैरह गायों से निकाला करती थी, हु प्रीवियसली हैड कफ्ड cowpox did not catch smallpox and showed that the inoculated vaccine protected against inoculated virus, वायरोला वायरस। तो ये एक तरीका था, इसको आप देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा सेंस आपका किस तरीके से कनेक्ट किया था, इसको आप यहाँ पर भी पॉज करके देख पाएंगे। अगला सवाल, एडवर्ड जेनर डेवलप्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स इन विच ईयर, इट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट वैक्सीन एवर। अब देखो ये सवाल आप समझ रहे हो, जानकारी हमने एक ली है, उसी से घुमा फाकर फिराकर हमसे सवाल पूछे जाते रहते हैं। 1796 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी इन्हें बोला जाता है। एडवर्ड जेनर नाम है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन या फिर वैक्सीनेशन को शुरुआत करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अगला सवाल, बहुत बार इसको आपका बार बार पूछा जाता रहता है, एसएससी तो इस सवाल को लेकर एकदम सेंटी रहती है। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय होम, बहुत बार मैंने आपसे केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस किया है। जे थॉमसन को हम जानते हैं एज द डिस्कवरर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
तो जोसेफ जॉन थॉमसन इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द डिस्कवरर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। थॉमस क्या थे? आपके कैवेंडिश प्रोफेसर थे, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और डायरेक्टर थे आपके कैवेंडिश लेबोरेटरी के अंदर 1884 से 1919 के अंदर। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने यहाँ पर बात करी, जे जे थॉमसन यानी कि जोसेफ जॉन थॉमसन को लेकर हम यहाँ पर उनका नाम जानते हैं। द नेम इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाई होम। चलिए, हमने डिस्कवरी तो जान ली कि ये जे जे थॉमसन के द्वारा करी गई, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो नाम है इलेक्ट्रॉन का, ये किसके द्वारा दिया गया? इसमें जे जे थॉमसन को आंसर मत मार्क कर देना। देखो, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सवाल वरना आपके लिए हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, मैं तो करेक्ट कराया क्योंकि खोज इसने करी थी, तो नाम भी इसने रखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन बाई जॉर्ज जॉनस्टोन स्टोनी। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। अगर डिस्कवरी की बात करें तो वो आपके जे जे थॉमसन के द्वारा करी गई, लेकिन इसको जो नाम दिया गया वो जॉर्ज जॉनस्टोन स्टोनी के द्वारा दिया गया था। ठीक है? जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन विच ईयर? ये मैंने आपसे पहले भी कहा है, एक जानकारी मल्टीपल सवाल। तो हमने यहाँ पर बात करी है कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी वो किस साल में करी? आंसर हो जाएगा आपका 1857 यानी कि 1897। ठीक है? तो 1897 थॉमस या फिर थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन एंड देन वेंट ऑन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब जैसे ही इन्हें पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाद उन्होंने जो आपकी अल्फा रेज इंसिडेंट कराई थी मेटल के ऊपर, जहाँ पर इन्हें पता चला था कि यार कुछ तो है जो कि आपका रिपेल कर रही है। तो वहाँ से फिर इन्होंने फाइनली इसके बारे में बात करी थी। 1897 कुल मिलाकर आपको यहाँ पर याद रखना था। अगला सवाल आपका प्रोटॉन को लेकर पूछ लिया। इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया, जे जे थॉमसन। अगली चीज़ है प्रोटॉन। तो भाई किसको जाना जाता है एज द डिस्कवरर और प्रोटॉन? ये आपसे सवाल बन गया है, कई बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ER आप करके इसको याद रख लीजिएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ द प्रोटॉन। याद रखिएगा। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसको क्रेडिट करी जाती है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, जिन्होंने प्रूव किया कि न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम is present in the nuclei of all atoms in the year 1917। देखो, इन्होंने यही कहा था ना, उसके बाद ही फिर आपके अलग अलग प्रकार के एटॉमिक मॉडल सामने आने लग गए थे। इन्होंने कहा कि भाई जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपको प्रोटॉन नजर आते हैं, जो कि अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है? तो ये एक बात थी। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड हमें नाम याद रखना है, डेट हमने याद रख ली 1917। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि परमाणु भौतिकी के पिता के रूप में दिए गए विकल्प में से किसको जाना जाता है? अभी हमने एक नाम याद करा था पीछे, जहां पर हमने मिस्टर रदरफोर्ड की बात करी थी, जिन्होंने आपके प्रोटॉन्स की खोज करी थी। अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं कि किसको जनक माना जाता है इस न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो इसका भी आंसर हो जाएंगे आपके रदरफोर्ड। ठीक है? तो याद रखेंगे, ये चीज़ें याद रखनी है, सीक्वेंस में चीज़ें हम जब करेंगे तो और ज़्यादा हमारे लिए ईज़ी पड़ जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूज़ीलैंड बॉर्न ब्रिटिश फिज़िसिस्ट थे, और केमिस्ट्री के लिए 1908 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, और इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते थे। अगला क्वेश्चन है, हू डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? आपसे पूछ रहे हैं कि नाभिक के अंदर उपस्थित जो आपको एक और फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन, जो नजर आता है, उसकी खोज करने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? तो भाई साहब ये हो जाएंगे आपके जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, प्रोटॉन आपका रदरफोर्ड, और आपका न्यूट्रॉन कौन हो गया? जेम्स चैडविक। याद रखिएगा। तो जेम्स चैडविक डिस्कवरी करते हैं किसके? न्यूट्रॉन की, जो कि आपका फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में किसी भी एटम के नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपको नजर आता है। जेम्स चैडविक को नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में 1935 के अंदर इसी डिस्कवरी के लिए। जेम्स चैडविक फायर्ड अल्फा रेडियन एट अ बेरिलियम शीट फ्रॉम अ पोलोनियम सोर्स। जिसके बाद उन्होंने आइडिया लगाया कि भाई ऐसे कोई न्यूट्रल आपका पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर? आपके न्यूक्लियस के अंदर। जेम्स चैडविक। अगला सवाल है, जेम्स चैडविक वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन विच ईयर फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? अभी पीछे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है? तो हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को लेकर नोबेल पुरस्कार जो फिजिक्स के अंदर दिया गया,
उससे संबंध में पूछा है कि किस साल दिया गया, 1913 आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, 1935 के अंदर फिज़िक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फॉर हिज epoch making discovery जेम्स चैडविक was awarded the ह्यूगेस मेडल ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन 1932। इसके बाद इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1935 के अंदर। अब हम आ जाते हैं 2022 की बात कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया नोबेल पुरस्कार। जॉइंटली दिया गया आपके एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लस्टर, एंटोगन जिलिंगर। इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है? तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, एलियन एस्पेक्ट। इसके अलावा दूसरा नाम मैंने आपसे यहाँ पर लिया है जॉन एफ क्लॉसर, और थर्ड नाम है आपका एंटोन जिलिंगर। तो इनमें से किसी के भी बारे में आपसे कल को सवाल पूछा जा सकता है, तैयार रहिएगा ज़रूर ज़रूर। अगला सवाल पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन वाज इन्वेंटेड बाय whom एंड ही वाज फ्रॉम विच कंट्री। इलेक्ट्रिक आयरन की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि स्त्री जो होती है, वो वाली स्त्री नहीं, मतलब स्त्री वो वाली जिससे समझ रहे हो ना आप कौन सी वाली स्त्री की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक आयन की डिस्कवरी को लेकर पूछा जा रहा है, ये हो जाएंगे आपके एच डब्ल्यू सीले, ठीक है? और यूएसए से आपके ये आपके आते हैं। इलेक्ट्रिक आयन की हम बात कर रहे थे, एच डब्ल्यू सीले की हमें यहाँ पर बात करनी थी। एच डब्ल्यू सीले एक आपके अमेरिकन मैथमेटिशियंस थे जिन्हें जाना जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सेफ्टी पिन बता दीजिए, भी दिए गए विकल्प में से सेफ्टी पिन के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है। ये आपके हो जाएंगे वॉल्टर हंट, ठीक है? तो वॉल्टर हंट इज नोन एज द डिस्कवरी ऑफ द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन देखो आपने सभी ने जानी होगी। आप ऐसे करके याद रख लेना कि ये पिन से हंट करते थे, ठीक है? पिन से शिकार करते थे, वॉल्टर हंट इनका नाम है। तो मैकेनिक थे, इंडिपेंडेंट इन्वेंटर थे, वॉल्टर हंट इनका नाम है। अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर ये यहाँ पर सेफ्टी पिन को इजाद करने के लिए जाने जाते हैं, और इस प्रकार से आपने देखी भी होंगी, ठीक है? आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस माप उपकरण का आविष्कार हंस लिप्रसी ने किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन्वेंटेड बाय हंस लिप्रेसी। किसकी बात कर रहे हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापन यंत्र जिससे चीजों को मापा जा सकता है। विकल्प हो जाएगा आपका डी, यानी कि टेलीस्कोप। याद रखोगे, क्या नाम है? हंस लिपर्शे। टेलीस्कोप को इन्वेंट करने के लिए इन भाई साहब को जाना जाता है हंस। तो ऐसे याद रखना, जो हंस होता है ना, वो टेलीस्कोपिक अपने अंदर प्रॉपर्टी रखता है। देखो, याद करने के लिए हमें ये सब जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। तो हर्न्स लिपर्सी इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की जो इजाद होती है वो 1608 के अंदर होती है मिस्टर हंस के द्वारा। हंस लिपर्सी इनको कहा जाता है। टेलीस्कोप्स आर डिवाइडेड इनटू मेन थ्री टाइप्स, जिसमें आपका एक के अंदर आपके लेंसेज यूज होंगे, एक के अंदर आपके मिरर्स यूज होता है, और एक के अंदर आपका दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज लेंसेज, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज मिरर्स इन ऑर्डर टू गैदर दी फोकस लाइट। नाम याद रखिएगा, हंस लिप्रेशी 1608। टेलीस्कोप की इन्वेंशन का ईयर पूछा जा रहा है। अभी पीछे हमने हंस भाई साहब के बारे में बात करा था, 1608 आपका इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इसको याद रखना है, 1608। आगे आइए, आकाश में वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए दूरबीन का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु इज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टेलीस्कोप टू स्टडी द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। भाई देखो, हमने अभी पीछे ये तो जान लिया कि किसने डिस्कवरी करी थी, लेकिन स्काई के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? पहले व्यक्ति थे आपके गैलीलियो, ठीक है? तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। लेकिन इसकी डिस्कवरी और इन्वेंटर किसने करी थी, वो हमने पीछे जाना मिस्टर हंस के बारे में, कि हंस लिप्रेसी ने इसकी खोज करी थी। लेकिन आकाशीय वस्तुओं की अगर हम स्टडी की बात करें तो उसके इस्तेमाल के लिए टेलीस्कोप को पहली बार कौन यूज़ कर रहा है? गैलीलियो। तो गैलीलियो गैलीली 1564-1642 के बीच में नजर आए। was part of a small group of astronomers who turned telescopes toward the heavens after hearing about the Danish perspective glass in 1609। गैलीलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं उनका खुद का टेलीस्कोप, जिसके बाद वो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वेनिस के अंदर। तो गैलीलियो के बारे में याद रखना है आपको यहाँ पर। अगला सवाल, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज
बाई नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाई होम। नेचुरल सिलेक्शन मतलब ज़रूरतें क्या-क्या पड़ी और कैसे-कैसे फिर एवोल्यूशन होता चला गया स्पीशीज़ का। इसके बारे में आपने बचपन में खूब सुना होगा मिस्टर डार्विन के बारे में, जिनके द्वारा इसके ऊपर आपके थ्योरी दी गई थी। डार्विन का अ, आपका किसका सिद्धांत? एवोल्यूशन का सिद्धांत। तो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स डार्विन के द्वारा एंड अल्फ्रेड रसेल वेलेस के द्वारा। ये आपको याद रखना है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। स्टेनलेस स्टील वाज़ इन्वेंटेड बाय whom? तो हम सब आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग अपने घरों के बाहर एसएस की ग्रिल्स लगवाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील की जो इन्वेंशन करी गई, वो दिए गए 4 विकल्प में से किसके द्वारा करी गई? तो मिस्टर हैरी को याद रखिएगा, हैरी ब्रेयरली, ओके? हैरी ब्रेयरली इज़ नोन एज़ द इन्वेंटर ऑफ द स्टेनलेस स्टील। 1913 के अंदर इनके द्वारा ये शुरू करी गई और रस्टलेस स्टील को आपका इसको कहा जाता है। Although there had been many prior attempts, but Barely has been credited with inventing the first true stainless steel, which had a 12.8 chromium content. ठीक है? तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी थी, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, ये अभी आपने देखो अपने फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कई बार अपने एसएससी के अंदर आता हुआ सवाल देखा होगा कि आखिरकार स्टेनलेस स्टील के अंदर आपको कौन-कौन से मेटल्स नज़र आते हैं, कौन-कौन से अलॉय मतलब किसका अलॉय है, कौन-कौन से मेटल्स का अलॉय है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आपका आयरन इसके अंदर होता है, ऑब्वियसली आपका स्टील है, उसके अलावा आपका क्रोमियम और निकेल। तो ये आप याद रख लीजिएगा, Cr और Ni इसके अंदर आपको किसके अलावा, आयरन के अलावा भी देखने के लिए मिलते हैं। बी विकल्प करेक्ट होगा। कल कोई आंसर अगर आपको पूछा जाए तो बढ़िया करके आंसर करना है इसको, क्रोमियम और निकेल। तो स्टेनलेस स्टील इज ए ग्रुप ऑफ आयरन बेस्ड अलॉय, अप्रोक्सीमेटली 11% क्रोमियम का कॉम्पोजिशन इसके अंदर नजर आता है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्रोमियम क्या करता है इसमें, इसको रस्टिंग से बचाने का काम करता है। ठीक है? याद रखिए। पिक्सेल्स, पिक्सेल्स वाज़ डिस्कवर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पिक्सेल की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई थी? भई आपको पता है कि जब हम इमेजेस लेते हैं, तो इमेजेस के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, वो हमारी पिक्सेल क्वालिटी होती है ना? इस पिक्सेल की ही जो खोज करने के लिए नाम दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, रसेल क्रिश। ठीक है? रसेल क्रिश को यहाँ पर बोला जाता है एज़ द डिस्कवरर ऑफ पिक्सेल्स। तो रसेल क्रिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्हें क्रेडिट करा जाता है इन्वेंटिंग पिक्सेल एंड स्केलिंग दी वर्ल्ड का पहला डिजिटल फोटोग्राफ। और 2020 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी पोर्टलैंड के अंदर एट द एज ऑफ 91। तो याद रखिएगा भाई, नाम क्या है इनका? रसेल क्रिश। एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? तो एक जो इमेज होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? अभी देखो पीछे ही मैंने आइडिया दिया, तो जो आपकी इमेज बनती है वो आपकी कंपोज होती है मल्टीपल पिक्सल्स से। ठीक है? बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ पिक्सल्स। अ पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट addressable unit of the screen and the quality of an image depends upon the number of pixels जो कि उसकी इमेज के अंदर आपकी यूज करी गई हैं। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर हमने जाना। अगला सवाल है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा 1963 के अंदर करा गया था? तो अपने लैपटॉप को यूज़ करने के लिए, कर्सर को अपने स्क्रीन पर इधर से उधर करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि किसने करा? नाम है इनका डगलस सी एंगलबैट। ठीक है? तो एन डगलस सी एंजलबैट, एंगलबैट कुछ भी कह दीजिए, नाम याद आपको रखना है। तो ये हैं भई आपके डगलस एंगलबर्ट। तो फर्स्ट कंप्यूटर माउस की इन्वेंशन इनके द्वारा 1960 के अंदर करी गई थी। ये आपके डायरेक्टर थे ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर के एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन आपके कैलिफोर्निया के अंदर। डगलस एंगलबर्ट। हु इन्वेंटेड लॉगरिथम्स? देखो आपको पता है लॉगरिथम्स क्या होती हैं? आपकी पूरी की पूरी एसोसिएशन होती है। आपने लॉगरिथम टेबल भी देखी होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसकी इन्वेंशन करी गई थी? तो इम्पोर्टेंट है और नाम भी याद रखिएगा, जॉन नेपियर। लॉगरिथम्स की आपने देखे होंगे ना, लॉग्स देखे होंगे आपने, ठीक है? बेस 10 होता है, यहाँ पर वैल्यूज़ होती हैं। कैलकुलेशन के लिए मल्टीपल जगहों पर इसको यूज़ करते हैं। जॉन नेपियर को इसके इन्वेंशन के लिए जाना जाता है। तो जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिथम्स बट मैनी अदर साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस हेल्प डेवलप नेपियर्स लॉगरिथम टू द सिस्टम वी यूज टुडे। लेकिन पहली जो टेबल कॉमन लॉगरिथम की दी गई थी वो मिस्टर आपके किसके द्वारा करी गई थी? हेनरी ब्रिग्स के द्वारा करी गई थी। लेकिन जॉन नेपियर को यहाँ पर इन्वेंशन के लिए नाम दिया जाता है।
अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अभी देखो यहाँ पर आपको मैंने सारे के सारे इन लोगों के बारे में बताया था, बकेरेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पास्चर, विलियम हार्वे, सबके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चाएं कर रखी हैं। देखिए, बकेरेल का नाम हमने किस लिए जाना था कि भाई उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम भी हमने ऑलरेडी जाना था कि भाई इन्होंने पहले से पेनिसिलिन की खोज करी थी। उसके बाद विलियम हार्वे का भी हम नाम जान चुके हैं कि वो ब्लड सर्कुलेशन को लेकर जाने गए। उसके बाद एक यहाँ पर आपको दिया गया है लुईस पास्चर, जो कि आपका ब्लड ग्रुप से इन्होंने करेक्ट कराया है। लेकिन ब्लड ग्रुप की जब हमने बात करी थी तो उनका एसोसिएशन आपका किस था? मिस्टर कार्ल से था। तो कार्ल लैंडस्टेनर की हमने बात करी थी। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को अच्छे से देखा हो तो कार्ल लैंडस्टाइनर इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द ब्लड ग्रुप्स, ना कि लुईस पास्चर। ठीक है भाई। तो कार्ल लैंडस्टाइनर जो कि ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, 3 ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनके द्वारा इजाद करे गए, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स, और नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में 1930 के अंदर। अगर हम 2020 की बात करें तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के अंदर किसको दिया गया है? स्वीडन के जेनेटिक साइंटिस्ट है, नाम है इनका स्वांते पाबो। ठीक है। तो इनकी रिसर्च के लिए इन द फील्ड ऑफ द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमाइंस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर स्वांते पाबो को 2022 का फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट एंथ्रेक्स एंड रेबीज? एंथ्रेक्स और रेबीज के अगेंस्ट में जो आपकी वैक्सीनेशन है उसकी डिस्कवरी को लेकर पूछा जा रहा है। नाम याद रखिएगा, लुईस पाश्चर। ठीक है। तो ये आपको एक चीज याद रखनी थी। मैंने अभी जो आपको पीछे दिखाया था, यहाँ पर आपने नाम देखा था ना लुईस पाश्चर का, तो लुईस पाश्चर ब्लड ग्रुप से नहीं है, वो कार्ल लैंडस्टीनर है। लुईस पास्चर आपके एसोसिएटेड है किससे? वैक्सीनेशन किसके अगेंस्ट? एंथ्रेक्स एंड रेबीज के। याद रखिएगा। बाकी मैंने यहाँ पर भी आपको दिखा रखा है। तो केमिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और वैक्सीन किस किस के लिए बनाई इन्होंने? एंथ्रेक्स, रेबीज, लाइवली स्टॉक डिजीज, फॉल कोलेरा, इन सभी चीज़ों को लेकर। एवरी ईयर उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड रेबीज डेज को लेकर, एज ही क्रिएटेड द वैक्सीन अगेंस्ट द ड्रेडफुल डिजीज बिफोर हिज डेथ इन 1895। ठीक है। तो ये याद रखना है। अगला देखिए आपको क्या दिया जा रहा है, हु इज कंसिडर टू बी द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी? यानी कि बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? आपका जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में दिए गए विकल्प में से किसको जाना जाता है? तो अभी जो हमने पीछे जाना था ना, एंथ्रेक्स और हमारे रेबीज की वैक्सीनेशन के क्रिएटर लुईस पाश्चर को ही जीवाणु विज्ञान या फिर बैक्टीरियोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लुईस पैश्चर इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट केमिस्ट थे जिन्होंने पैस्चराइजेशन, दस मेकिंग मिल्क सेफ, यहाँ पर इन्होंने किया था। ही थॉट ही थ्रू मिल्क ऑल्सो फिगर्ड आउट द कोरिलेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया पर अपने पेटेंट जारी करे थे। और इसी इनकी थ्योरी को लेकर और इनके इस अचीवमेंट को लेकर, इनके इस इन्वॉल्वमेंट को लेकर इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। हु डिस्कवर्ड दी पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क? अभी पीछे देखा था हमने। क्या आंसर हो जाएगा आपका? लुईस पाश्चर। ठीक है। तो याद रखिएगा, डी विकल्प आपका इसका भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा कि बेटा सांस लीजिए, फिर वो आपके कमर पे लगाते हैं स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर अपने गले में डालकर रखते हैं। नाम याद रखिएगा, इनका नाम है आपका रेनी लेनेस। ठीक है। रेनी लेनेक करके आप इनको याद रख सकते हैं। रेनी लेनेक स्टेथोस्कोप को लेकर ये आपके जाने जाते हैं। तो रेनी थियोफाइल हाइसाइन लेनिक इज फ्रेंच फिजिशियन। 1816 के अंदर इन्होंने स्टेथोस्कोप को आपका इन्वेंट किया। इस न्यू इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इन्होंने साउंड जो हार्ट आपका देता है, लंग्स के अलावा जो दिए जाते हैं, उससे ये डायग्नोस करा करते थे अपने जो भी इनके पास लोग आया करते थे। तो रेनी थियोफाइल हाइक्लिन लेनिस करके आप नाम याद रखिएगा। और 1816 के अंदर इनके द्वारा इस स्टेथोस्कोप को इन्वेंट करा गया। स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन फ्रांस। डेट आपसे पूछी जा रही है, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था। कब किया था? 1816। ठीक है।
अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था 1816 के अंदर रेनी लेनेक के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच फिजिशियन थे, इसको इजाद किया गया। अगला है सीमेंट। सीमेंट वाज इन्वेंटेड बाय whom एंड ही वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री? सीमेंट को लेकर पूछा जा रहा है। विकल्प हो जाएगा आपका जोसेफ एस्पेडेन। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है, यूके से आपके बिलोंग करते थे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो जोसेफ एस्पेडेन इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट को डेवलप करा गया जोसेफ एस्पेडेन के द्वारा। एन एंटरप्राइजिंग 19th सेंचुरी ब्रिटिश स्टोन मेसन हु हीटेड अ मिक्सचर ऑफ ग्राउंड लाइमस्टोन एंड क्ले इन हिज किचन स्टोव एंड देन उसको पल्वराइज करके ये आपका फाइन पाउडर के रूप में लाकर यूज करने लगे कि उसमें अगर मैं वाटर मिला दूं तो वो हार्ड हो जाता है। तो सीमेंट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जोसेफ एस्पेडेन, याद रखना है। अगला देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, सीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी मैंने पीछे आपको बताया किसका रिजल्ट होता है, लाइमस्टोन एंड क्ले का। ठीक है, याद रखिएगा, लाइमस्टोन एंड क्ले, जिसे चूना पत्थर और मिट्टी कहते हैं, उसका रिजल्ट के रूप में आपको सीमेंट प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे आइए। लेजर को लेकर पूछा जा रहा है कि भाई लेजर की जो इन्वेंशन करी वो दिए गए विकल्प में से किसे करी? ये आपके याद रखेंगे, थियोडोर मेमन। ठीक है, लेजर की किसने करी? थियोडोर मेमन। थियोडोर देखो नाम भी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि कोई सुपर हीरो हो, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा कि ये एक सुपर हीरो है और ये लेजर फेंकता है अपनी आंखों से। तो थियोडोर मेमन क्या है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 1960 के अंदर इनकी इस इन्वेंशन को देखा गया। याद रखना है लेजर। लेजर अगर पूछा जाए कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, याद रखना है। अगला सवाल यही बन गया कि बताइए कि भाई लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो किसी को नहीं पता होती है, बहुत कम लोग होते हैं। आपको लेकिन याद रखना है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कल को हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लेजर में जो आपका ई होता है वो क्या स्टैंड करता है? इमिशन स्टैंड करता है। आर होता है वो क्या स्टैंड करता है? रेडिएशन करता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, दी ब्रेल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय whom एंड ही वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री? ब्रेल सिस्टम की आपसे बात कर रहे हैं। ब्रेल सिस्टम मतलब वो नहीं होता है कि आंखों को प्रॉपरली पता लगाने के लिए कि भाई आपको कैसा दिख रहा है, आपको ए बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, उस तरीके की जो चीजें होती हैं। तो ये आपका इजाद करा गया लुइस ब्रेल के द्वारा, पेरिस के अंदर। तो इनके नाम के अंदर ही वैसे आपका ब्रेल नजर आ रहा है, लुइस ब्रेल याद रखना है। इसकी इन्वेंशन यहाँ पर इनके द्वारा करी गई थी, याद रखिएगा। तो accidentally blinded himself to the age of 3, he invented the system in 1824 while he was a student in the Institut National des Genus। और वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली जनवरी 4 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यूज करा जाता है। ये भी याद रखना है। ठीक है भाई, अगला है एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी वाज इन्वेंटेड बाय होम, और वो आपके कौन से देश से नजर आते हैं? एंटीसेप्टिक सर्जरी की हम बात कर रहे थे, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। ये आपके बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। तो लेट 1860 की बात है जब आपको वहां पर नजर आएंगे जोसेफ लिस्टर, एक सर्जन थे ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। और ही डिवाइस एंटीसेप्टिक सर्जरी टेक्निक यूजिंग केमिकल्स टू किल बैक्टीरिया इन क्लीवलैंड एज एल्सवेयर अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट। एंटीसेप्टिक सर्जरी बिगन विनिंग एक्सेप्टेंस अराउंड 1876। तो इसको यूज करा जाता था भाई, याद रखिएगा, जोसेफ लिस्टर का यहाँ पर नाम था। अच्छा सवाल था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वैसे आपको आंसर दिख ही गया होगा क्योंकि स्लाइड आगे हो गई थी। इसके बारे में ऑलरेडी कई बार जगह पर चर्चा करी जा चुकी है। हमारे आइंस्टाइन जी को आपको इसमें याद रखना है। सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दी गई? एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई। बाकी देखो ये जो बाकी की जानकारी लिखी हुई है ना, ये भी आपको देखनी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बिलोंग टू विच कंट्री? भाई आइंस्टाइन आपके कौन से देश से रिलेटेड थे? याद रखिएगा, जर्मनी से थे। कभी इसको आप यूएस से लपेट दो, जर्मनी से बिलोंग करते थे। और जर्मनी के अंदर मार्च 14 1876 को आपका जन्म हुआ था। 6 वीक बाद ये फैमिली आपकी म्यूनिच मूव कर गई थी व्यूटनबर्ग से। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर पूछा जा रहा है कि उसके जनक के रूप में दिए गए विकल्प में से किसको जाना जाता है? बड़ा नाम है, ये हो जाएंगे आपके एलेक जेफरी। तो जो हमारे जावेद जेफरी है ना, ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है, कि एलेक जेफरी हैं, उनको आपका जनक माना जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर।
ये भी एक अच्छा सवाल था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ टेक्नीक जो कि शो करती है जेनेटिक मेकअप ऑफ लिविंग थिंग्स के अंदर। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द वर्ल्ड सर जॉन जैफरी को बोला जाता है। और इंडिया के अंदर जो हमारी फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो किसको दिया जाता है? लालजी सिंह को। तो ये भी याद रखिएगा भाई, भारत के अंदर किसको कहा जाता है। हु इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? आपकी वर्गीकरण, यानी कि चीज़ों को प्रॉपर्ली अरेंज करने की एक शाखा होती है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर दिए गए विकल्प में से किसको करेक्ट करा जाता है, किसको बोला जाता है? कार्लोस लिनियस। ठीक है, तो मैं अपनी बायोलॉजी का जो आपसे सेशन करा रहा हूँ अपनी अनअकैडमी की क्लास पर, वहाँ पर भी मैंने इसको लेकर बात करी थी। तो कार्लोस लिनियस इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। याद रखिएगा, 1707 के अंदर इनका जन्म हुआ। बाकी जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने अलग-अलग प्लांट और एनिमल्स को कैटेगराइज़ करने का काम शुरू किया था। हू अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन यानी कि आपका चिकित्सा के पिता के रूप में किसको यहाँ पर जनक माना जाता है? ये हो जाएँगे आपके हिप्पोक्रेट्स। ऑलरेडी इसके बारे में भी मैंने अपने प्लस क्लास के अंदर अनअकैडमी पर आपको बताया था। तो हिप्पोक्रेट्स इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और ये रहा आपका आपकी इस इन्वेंशन और डिस्कवरी सीरीज का अंतिम सवाल। हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। रक्त परिसंचरण की खोज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किसने करी। ये हो जाएंगे आपके विलियम हार्वे। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेट करता है, इसकी सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी करी वो किसने करी? विलियम हार्वी ने करी। तो विलियम हार्वी फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। याद रखना है। तो ये थी भाई हमारी थर्ड पार्ट हमारी इस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज की क्लास की। ये आपको ज़रूर देख लें हैं, सारे सवाल आपके इंपॉर्टेंट थे। कहीं पर भी एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है तो वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर वहाँ पर चीज़ों को देख लीजिएगा। तो हमारे इस सेशन में इतना ही। देखो, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि अगर आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है, फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम यूज़र नेम। ये यूज़र नेम मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और काफ़ी सारी ई बुक्स जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हैं, वो आपको मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर ही उसके लिंक मिल जाएंगे। तो मैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।